So today we'll do this chapter, Glimpses of India, which is divided into 3 parts. You can see part 1, 2 and 3. The first is A Baker from Goa. This is a part of an article written by Lucio Rodriguez. Again, we have Kurg, written by Lokesh Abrol, and Tea from Assam by Arup Kumar Datta. So we will start with the first part, that is A Baker from Goa. So before you read, they have given discuss in class, but due to COVID-19 we are at home, तो इसे हम discuss नहीं कर पा रहे, but we will do it virtually. What images of people and of places come to your mind when you think of your country? यानी आप जब अपने कंट्री के बारे में या देश के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में या जहन में कैसे लोग या कैसी जगह आपको याद आते हैं? ये हमें पता है कि भारत में बहुत विविधता है ना, डाइवर्सिटी है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारा देश है। तो बहुत जितने भी हिस्से में जाओ सब में कुछ अलग बात होती है। तो वो पूछ रहे हैं व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड? आप भारत के किस हिस्से में रहते हो? लिव यानी रहना और विजिट यानी घूमने जाना। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन? क्या आप ऐसे वहां के पर्यटक स्थलों के बारे में बता सकते हैं जहां की आप हैं या जिस जगह पे आप रह रहे हैं? You may know, apart from the British, the Dutch and the French, the Portuguese have also played a part in the history of our country. When India was under the British rule, actually it started off when Britishers came to India as East India Company. तो जब भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ये कहकर आए कि हम आपके साथ व्यापार करेंगे, तो उनके आने से पहले भी और उनके बाद भी और भी देशों के लोगों ने आकर भारत के साथ ट्रेड किया। ये अलग बात है कि ब्रिटिशर्स हम पर राज करने लगे और बाकी वापस चले गए, चाहे वो डच हो डेनमार्क के, या फ्रांस के फ्रेंच लोग हो, या पोर्तुगल के पोर्तुगीज हो। तो ये लोग जो आकर हमारे देश में अलग अलग जो प्रांत है उसमें बस गए, तो जिस वजह से वहां के लोगों में फ्रेंच और पोर्तुगीज इन्फ्लुएंसेस दिखते हैं, यानी कि फ्रेंच भाषा का एक प्रभाव या पोर्तुगीज के जो कल्चर है उसका एक इन्फ्लुएंस दिखता है। और यही हम देखेंगे सबसे पहले भाग में, जो है अ बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा बिल्कुल समुद्र किनारे है, वहां पे एक जो रास्ता बना हुआ है लोगों के ट्रेड के लिए या लोगों के बिजनेस के लिए, तो लोग उसी समुद्र के सहारे गोवा के होकर भारत में घुसते थे। तो गोवा के बंदरगाह में हमेशा विदेशियों का आना जाना लगा रहता था। तो जैसे जैसे विदेशी लोग वहां आने लगे, उनकी संस्कृति की झलक भी वहां के लोगों में दिखने लगी। कुछ लोग तो आकर वहां बस गए, ऐसे भी बहुत परिवार है जो पहले परिवार के थे लेकिन अब वो भारत में ही बस गए हैं। तो ऐसे ही एक कहानी की झलक हम पहले भाग में देखेंगे, अ बेकर फ्रॉम गोवा। ये आपका मेन हिस्सा है, यहां से मैं आपको समझाऊंगी। पार्ट 1, अ बेकर फ्रॉम गोवा। नाउ स्टूडेंट्स, बेकर हम कहते हैं जो अलग अलग किस्म के ब्रेड्स या फिर केक्स, ऐसे सामान जो हम यहाँ कहते हैं ना कि वो पावरोटी वाला जो है, वो पावरोटी बनाने वाले को हम कहते हैं बेकर। तो ये बेकर खास है बिकॉज ये बेकर वो बेकर्स हैं जो गोवा में रहते हैं और उनकी कुछ खासियत है जो हम इस लेसन में जानेंगे। This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. अब ये कहानी को किस रूप में लिखा गया है? एक पेन पोर्ट्रेट के रूप में। पेन पोर्ट्रेट का अर्थ है, पेन यानी कलम होती है, लेकिन यहाँ कलम से ज्यादा यहाँ इसका अर्थ है कि आप अगर किसी चीज को लिख कर बताते हैं, जैसे लेटर आपने लिखा है, निबंध ऐसे लिखा है, और आपने अपने लेखनी की सहायता से यदि किसी चीज का बहुत अच्छे से चित्रण या वर्णन किया है, पोर्ट्रेट तैयार किया है, तो उस तरह के आर्टिकल को हम कहेंगे पेन पोर्ट्रेट। तो इसमें लेखक लूसियो ने कोशिश की है कि गोवा के जो पुराने समय के पोर्तुगीज के बेकर होते थे, उनकी लाइफस्टाइल क्या होती थी, इनके बारे में वो अपने शब्दों से बताए। सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल, बिल्कुल एक
टिपिकल गोवन जो विलेज पहले के समय में होते थे, और कैसे वहां पे बेकर का बहुत ज्यादा रोल था. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. The Portuguese and their famous loaves of bread. लेखक कह रहे हैं कि हमारे जो elders हैं या हमारे बुजुर्ग हैं, उन्हें हम अक्सर reminiscing यानी याद करते हुए पाते हैं. Nostalgically यानी काफी दर्द होता है उनमें या अफसोस होता है कि वो दिन चले गए. वो पुराने पोर्तुगीज जब रहते थे वो दिन, वो पोर्तुगीज लोग जिनकी संस्कृति अभी भी दिखती है, और देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड. लोव्स एक कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है. तो ब्रेड जो उनके समय में बनते थे अभी भी बनते हैं, लेकिन उनको लगता है कि उस वक्त में और ज्यादा बेहतर बनता होगा, और वो हमेशा वेट करते थे वैसे ब्रेड्स को चखने के लिए. तो ये उनके बुजुर्ग जो घर के हैं, एल्डर्स हैं, वो याद कर रहे हैं. Those eaters of loaves might have vanished. तो यहाँ कह रहे हैं कि जो लोव्स खाने वाले थे, यानी कि पोर्तुगीज जो लोग उस समय थे और जो ये ब्रेड खाते थे, वो तो शायद अब नहीं है, वैनिश हो गए हैं. बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. लेकिन जो ब्रेड अच्छे बनाते थे वो अभी भी मौजूद है. कैसे? We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि हमारे पास अभी भी वो सारे लोग मौजूद हैं जो ब्रेड बनाने में काम करते थे. जैसे कि सबसे पहले आपको पता होगा केक और ब्रेड का लगभग एक ही प्रोसेस है. इसमें ये लोग मैदा या आटा जो भी होता है उसको वो लोग मिलाते हैं, एक मिक्सिंग करते हैं, तो वो कह रहे हैं मिक्सर. फिर एक होता है मोल्डर, उसके बाद में उसको सांचे में डालते हैं जिस रूप में उस ब्रेड को निकालना है. तो मोल्ड यानी सांचा, और मोल्डर्स भी हो गया वो सांचा जिसमें हम उस घोल को डालते हैं, उस मिक्सचर को डालते हैं. एंड दोज हु बेक द लोव्स. और फिर इस ब्रेड के सांचे को वो लोग तंदूर के अंदर या भट्टी के अंदर डाल देते हैं बेकिंग के लिए, उसके तैयार करने के लिए. सो दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस still exist. उस समय जो पुराने, बहुत पुराने, टाइम टेस्टेड मतलब समय की थपेड़ों में अभी भी खड़े हैं, ऐसे फर्नेसेस या ऐसे भट्टी अभी भी मौजूद हैं गोवा में. जो लोग जाते हैं उन्हें दिखता है ओल्ड बेकरीज ऑफ गोवा. द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बिन एक्सटिंग्विश्ड. यानी जो भी आग भट्टी में थी या जो भी वहां भट्टी लगाए गए थे पोर्तुगीज लोगों के द्वारा, अभी भी एक्सटिंग्विश नहीं हुए. देखो, एक्सटिंग्विश का अर्थ होता है बुझाना, यानी कि उसकी आग नहीं बुझी है. तो इसका अर्थ हम ये नहीं ले सकते हैं कि वहां पे जो पोर्तुगीज लोगों ने आग लगाया था भट्टी में वो अभी तक जल रहा है. वो कोई अखंड ज्योति नहीं है. लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि अभी भी भट्टियां चालू हैं, अभी भी तंदूर चालू हैं, और वहां पे हम ये ब्रेड बनते हुए देख सकते हैं. सो दिस इज द चार्म ऑफ गोवा. लेकिन ब्रेड सिर्फ बनना ही वहां अनोखा नहीं था. अब देखो, इसके बाद जो ब्रेड लाते थे ना बेकर्स, उनकी क्या खासियत थी? द ठड एंड जिंगल. ठड यानी आप जब किसी चीज को जमीन पे पटकते हो तो एक जो आवाज आती है ठक ठक की, उसे हम कहते हैं ठड. और जिंगल यानी घुंघरू की आवाज. अब हमें ये पता करना होगा कि यहाँ पे कोई भूत तो नहीं है. एक्चुअली यहाँ पे क्या थर्ड और जिंगल है, ये देखो आगे के लाइंस में, कि जो ट्रेडिशनल बेकर होते थे गोवा के ना, वो अपने साथ में एक बांस का बल्ला लाते थे और उस पे घुंघरू बंधे होते थे जिसमें वो घंटी बजाते थे. heralding his arrival in the morning, जो कि कहता था, अनाउंस करता था या ऐलान करता था कि देखो देखो बेकर भैया आ गए हैं. जिस तरह आजकल अक्सर साइकिल पर बड़ा सा एक संदूक रखे लोग ब्रेड बेचने जाते हैं दुकानों पर, वैसे ही ये बेकर बांस लिए जगह जगह जाते थे अपने ब्रेड्स को देने. कैन बी स्टिल हर्ड इन सम प्लेसेस. और ये प्रथा अभी भी है. अभी भी वो लोग उसी तरह से बास्केट में, टोकरी में ब्रेड भरे, हाथ में बैम्बू लिए वो जगह जगह जाते हैं, और जहां पहुंचते हैं वहां पे बैम्बू को जमीन पे ठोकते हैं ठड आवाज के साथ कि मैं आ गया हूं. मे बी द फादर इज नॉट अलाइव. अब यहाँ कह रहे हैं कि हो सकता है कि पिताजी जो पहले ये काम में थे वो अब नहीं रहे,
but the son still carries on the family profession. पर बेटा अभी भी इस परिवार का जो पेशा है, प्रोफेशन है, इसको चला रहा है. And these bakers are even today known as pader in Goa. यानी कि जो ब्रेड बनाते हैं, तो पदेर जो गोवा में है अभी भी उन्हें लोग उसी नाम से जानते हैं. अब आगे सुनते हैं कि और कौन सी यादें हैं लेखक की गोवा के साथ में. ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, जब मैंने बचपन बिताया था गोवा में, द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड. तो ये जो बेकर्स घर घर आते थे ब्रेड बेचने वाले ना, वो कहते हैं कि वो हमारे दोस्त भी होते थे, हमारे कंपेनियन साथी भी होते थे, और गाइड यानी मार्गदर्शक भी होते थे. किस प्रकार के मार्गदर्शक हो सकते हैं? जैसे कि अगर आप किसी पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी नहीं रखते हो या आसपास की जगहों के बारे में, तो ये बता सकते थे, बिकॉज ये पूरे मोहल्ले को घुमा करते, तो वो गाइड हो जाते थे. ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे यानी दिन में 2 बार. Once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. अब हमें समझ में आ गया कि दिन में 2 बार वो क्यों मिलते थे बेकर से. एक है जब वो मॉर्निंग में निकलता था अपने ब्रेड्स को बेचने, और फिर वो बास्केट को एम्प्टी यानी खाली करके बड़े वाले टोकरी को वापस जब लेकर आता था, तब फिर वो उनसे मिल लेता था. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep. तो वो जैसे ही वहां पहुंचता था सुबह ब्रेड देने, उसके जो बांस में जो जिंगल या घंटी की आवाज थी और जो वो जमीन पे पटकता था थड की आवाज थी, इससे बच्चों की नींद खुल जाती थी. उस वक्त लेखक छोटे थे क्योंकि वो बचपन की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड. एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम. और बच्चे बिल्कुल दौड़ जाते थे उससे मिलने के लिए और उसे उसका अभिवादन करने के लिए, मतलब उसका वेलकम करने के लिए, बिकॉज उन्हें भी इंतजार रहता था कि आज ब्रेड वाले भैया क्या लेकर आए हैं. Why was it so? आखिर ऐसा क्यों था? Was it for the love of the loaf? Not at all. तो कह रहे हैं कि क्या वो लोफ को लेने के लिए हम दौड़ते थे? तो फिर वो जवाब भी दे रहे, नहीं, not at all, बिल्कुल नहीं. The loaves were brought by some Paskin or Bastin, the maid servant of the house. ये सारे वर्ड्स हमें अलग दिखेंगे इंग्लिश से, क्योंकि ये सब वर्ड्स हमारे पोर्तुगीज वर्ड के ही से लिए गए हैं. तो वो जो लोफ, साधारण जो ब्रेड है ना, वो लेने के लिए घर के जो मेड सर्वेंट या नौकर चाकर होते थे, जिन्हें हम पैस्किन या बेस्टिन कहते थे, वो आया करते थे. What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. अब वो बच्चे किस चीज के लिए इच्छा में दौड़ते थे? ब्रेड बैंगल्स. देखो बच्चों, बैंगल्स यानी चूड़ी या कंगन, तो कहीं ना कहीं कनकन या कनक, ये सब वर्ड्स हमारा बैंगल या चूड़ी से आता है. तो ब्रेड बिल्कुल रिंग की तरह बना हुआ रहता है, और जिस वजह से इसको वो लोग ब्रेड बैंगल बोलते हैं. विच वी चोज केयरफुली, वो बहुत ध्यान से चुनते थे कि बिल्कुल गोल वाला एक ब्रेड हमें मिल जाए. एंड समटाइम्स इट वॉज अ स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक. और कभी कभी बहुत अच्छी सी एक मीठी बन की जो स्वाद होती है, मीठा पावरोटी, वो बिल्कुल विशेष तौर पे बनाया जाता था. तो जिस वजह से ब्रेड बैंगल्स के लिए ही बच्चे सुबह सुबह घंटी की आवाज सुनकर दौड़ जाते थे. The baker made his musical entry on the scene with the झंग झंग sound of his specially made bamboo staff. और ऐसे ही वो बेकर अपनी म्यूजिकल एंट्री, यानी वो सीन में आता था या घर के पास पहुंचता था, ऐसे म्यूजिक निकालकर, जो झंग झंग की आवाज यहाँ पे बताई गई है. One hand supported the basket on his head. एक हाथ से वो टोकरी अपने सर पे संभालता था. And the other banged the bamboo on the ground. और दूसरे हाथ से वो बांस को जमीन पे ठोकता था ताकि लोग उसके आने का समाचार पा ले. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. तो ये हर दिन की रूटीन थी कि जो भी घरों की औरतें होती थी, लेडी, उनको बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग विश करते थे, और फिर अपने टोकरी को उस बांस को खड़ा करते हुए उसके ऊपर में वो एक सहारा देकर खड़ा कर देता था, ताकि उसमें से सब बच्चे जो हैं या घर के जो मेड सर्वेंट्स हैं वो चुन सके कि कौन सा ब्रेड उन्हें लेना है.
अब आप जाहिर सी बात है, जब आप जान रहे हो कि बड़े वहां मौजूद है तो बड़े छोटों को तो पहले कुछ करने देंगे नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं वी किड्स, हम जो बच्चे होते थे ना, वुड बी पुश्ड असाइड, हमें ना ठेल कर किनारे कर दिया जाता था विद अ माइल्ड रिब्यूक, थोड़ी सी एक छोटी सी डांट या कह सकते हो थोड़ा सा एक डांट लगाकर उनको साइड कर देते थे, ताकि पहले जो लोव्स है वो किसे मिल जाए, वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, कि पहले बारी है कि जो सर्वेंट्स हैं वो आए हैं भाई काम छोड़कर, तो उनको पहले जो ब्रेड का देना है रेगुलर साइज ब्रेड्स वो दे दो उन्हें। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो कहते हैं कि हम छोड़ते नहीं थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, हम कभी किसी बेंच पे खड़े हो जाते या किसी पैरापेट पे, जहां से भी हमें चढ़ने का मौका लगता, एंड पीप इनटू द बास्केट, और झांक कर बड़े वाले टोकरी में देखते थे समहाउ, किसी भी तरह से, कि वो ब्रेड जो हमारा पसंदीदा ब्रेड बैंगल्स है वो हमें मिल जाए। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। तो यहाँ ऑथर कह रहे हैं कि मैं अभी भी याद करता हूँ, रिकॉल कर सकता हूँ, वो एक बिल्कुल अलग सी टिपिकल एक फ्रेग्रेंस या सौंधी सौंधी खुशबू आती थी उन ब्रेड्स की। एंड लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, तो वो स्वाद के हिसाब से पहले भी बताया उन्होंने कि लोब्स बड़े पसंद करते थे और बैंगल्स बच्चे। अब देखो आगे भी दिलचस्प है, वो कह रहे हैं देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली, हम ना तो उसके बाद में दांत साफ करने का हम चिंता करते थे या फिर मुंह धोने का। एंड व्हाई शुड वी, और क्यों आखिर हम करें, who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? तो यानी उस समय भी वो लोग बिल्कुल नेचुरल लाइफ लीड कर रहे हैं। वो कहते हैं कौन अब इतनी परेशानी ढोएगा, बिकॉज ब्रश करने का मतलब है दातुन करना, और दातुन मतलब फिर एक आम का पत्ता तोड़ो, वहां पे बड़ों ने बताया होगा कि आप जब भी कुछ मीठा खाए तो आम के पत्ते को तोड़कर उसको टूथब्रश बनाकर आप उससे अपने दांत को साफ करें। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये खुद ही दलील दे रहे हैं कि आखिर ये नेसेसरी या जरूरी क्यों है भाई। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, जो बाघ होता है वो तो कभी दांत नहीं साफ करता है। तो इस तरह से बच्चे माने अपने एक एक्सक्यूज दे रहे हैं ब्रश ना करने का। और फिर लास्ट में क्या करते थे, हॉट टी could wash and clean up everything so nicely after all, यानी कि वो ब्रेड बैंगल्स खाने के बाद बस गरम गरम चाय पी लिया, उनको लगता था कि बस वो पूरा धुल गया, पूरे मुंह के अंदर में वॉश हो गया और साफ हो गया, और यही सुकून उनको एक बच्चे के रूप में मिलता था। देयर आर सम क्वेश्चंस और कॉम्प्रिहेंशन चेक, बट आई विल डिस्कस एट द लास्ट। इसके बाद का पोर्शन जो है वो मैं आप लोगों को पहले बताऊंगी। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the ball. It is written as BOL, but you will read as ball. अब जैसे हमारे यहाँ पे पाव की जो ब्रेड्स होते हैं ना, वैसे ही वो बॉल दिखते थे। मीठा बन पावरोटी जो हम कहते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। तो मैरिज गिफ्ट्स उस समय में कितने भी दे दो, लेकिन एक कल्चर था गोवा में कि जब तक आपने मीठा ब्रेड नहीं दिया ना, तो फिर आपका वो गिफ्ट बेकार हो गया। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट loses its charm without bread, और ठीक उसी प्रकार से किसी भी पार्टी में, वहां किसी भी फीस्ट या भोज में कोई मजा नहीं रहता था। loses its charm मतलब उसका पूरा मजा किरकिरा हो गया अगर उसके खाने में ब्रेड नहीं परोसा गया। तो कितना ज्यादा ब्रेड का अहमियत है। Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. तो हम इन्हीं बातों से एक अंदाजा लगा तो सकते हैं, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि हम बता ही नहीं सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट या कितना महत्वपूर्ण ये बेकर ब्रेड बनाने वाला इस गांव में हुआ करता था, जहां शादियों में भी गिफ्ट के रूप में बंस या ब्रेड दिए जाते हैं। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Wow, this is so cool. जो घर की औरतें होती थी लेडी ना, वो सैंडविचेस बनाती थी और किसी भी खास ओकेशन पे, कोई भी ऐसी खास चीज हो, जैसे कि अगर उसकी बेटी की सगाई हो रही है ना, तो उसे खुद सैंडविच तैयार करना है अपने घर वालों के लिए, गेस्ट के लिए। केक्स एंड बोलिनास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस। बोलिनास इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ब्रेड। केक्स और बोलिनास ये सारे ब्रेड्स के किस्म है। ये बिल्कुल मस्ट थे, मस्ट यानी कंपलसरी थे, या बिल्कुल मतलब आवश्यक रूप से होना जरूरी था उनका
क्रिसमस के समय में या किसी भी फेस्टिवल में. एंड दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल. जैसे हम घर में कह सकते हैं कि अगर सिल्लोड़ी ना हो तो वो किचन बेकार है, अब तो लोग मिक्सी यूज करने लगे, तो वैसे ही वो कहते हैं कि अगर किसी भी गांव में बेकर का फर्नेस या तंदूर या भट्टी नहीं दिखता था तो वो गांव बेकार है, इसीलिए वहां पे फर्नेस होना एब्सोल्युटली एसेंशियल, बिल्कुल अति आवश्यक था. द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज. अब ये जो बेकर्स या जो ब्रेड बनाने वाले लोग होते थे ना उस वक्त के, वो एक बहुत खास किस्म के कपड़े पहनते थे. तो ये जो ब्रेड सेलर थे हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस, एक हमें पिक्यूलियर या अजीबोगरीब लग सकती है, नोन एज द कबाई. कबाई इज द अगेन पोर्तुगीज वर्ड, जो वो पहनते थे उसे हम कहते थे पिक्यूलियर ड्रेस, बिकॉज वो एक फ्रॉक की तरह था, पूरा लंबा फ्रॉक घुटने तक. It was a single piece long frock reaching down to the knees. जैसे हम घघरी कहते हैं ना यहाँ की भाषा में, घघरी या फ्रॉक जो होती है एकदम एक कपड़े का बना हुआ लंबा सा फ्रॉक था, और वो पूरे पैरों तक नहीं, उनके नीज या घुटनों तक जाता था. लेकिन समय के साथ में कबई पहनने की जो चलन है वो खत्म हो गई और लोग वैसे ही कपड़े पहनने लगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें तब्दीली हो गया. अब लेखक ने अपने बचपन के दिन में कैसी ड्रेस देखे हैं ये देखो आगे बताया जा रहा है. इन आवर चाइल्डहुड, यानी कि वो जब बच्चे थे, वी सॉ बेकर्स wearing a shirt and a trouser which were shorter than full length ones. वो एक नॉर्मल सी कमीज पहनते थे और ट्राउजर्स यानी पैंट. लेकिन ये पैंट की क्या खासियत थी? which were shorter than full length ones. फुल लेंथ यानी कि जो आप लोग पहनते हैं पैंट, पूरी लंबी जो फुल पैंट है उससे वो छोटे होते थे, लेकिन हाफ पैंट से लंबे होते थे. एंड इवन टुडे एनीवन who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pader. तो यहाँ कह रहे हैं कि आज भी जब किसी बच्चे को या किसी को भी हम देखते हैं कि उसने हाफ पैंट पहनी है, लेकिन वो हाफ पैंट उसके घुटने के नीचे चली जाती है, बिलो द नीज, तो लोग उसे कहते हैं अरे वाह तुम तो बिल्कुल पदेर लग रहे हो, यानी बेकर लग रहे हो, क्योंकि ये जो पैंट है वो वही लोग ज्यादा पहनते थे. अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट हिस्से में. अब बेकर और क्या करते थे? द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स. ये जो बेकर है ना वो अपने जो बिल्स है, बिल्स यानी यहाँ पे जो ब्रेड वो हर दिन आके बेचता था, वो बिल्स बेचारा इकट्ठे एट द एंड ऑफ द मंथ आकर लेते थे कि अब रोज का हिसाब रखिए, फिर महीने के अंत में आकर वो आपके बिल्स या आपके जो पैसे बाकी हैं वो लेंगे. मंथली अकाउंट्स used to be recorded on some wall in pencil. ये बहुत दिलचस्प है ना, कि जो महीने का हिसाब है ना वो कॉपी किताब नहीं, वो कहीं भी दीवार पे पेंसिल से लिख लेते थे कि आज मैंने 2 बॉल्स दिए, या फिर 2 मैंने आपको ब्रेड बैंगल्स दिए, या 2 लोव्स दिए, तो वो रिकॉर्ड रखते थे वो वॉल पे पेंसिल से लिखकर. एंड बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है कि बेकिंग करना कोई मतलब नुकसान का सौदा नहीं था, बल्कि फायदे का सौदा था. प्रॉफिटेबल प्रोफेशन यानी कि एक फायदे का पेशा था उन दिनों में, इन द ओल्ड डेज. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड. जो व्यक्ति बेकर होता था या ब्रेड बनाता था उस गोवा के गांव में, वो कभी भी भूखे नहीं रहता था. नेवर स्टार्व्ड यानी भूखे रहना, लेकिन नेवर स्टार्व्ड यानी कभी भी उसे किसी चीज की कमी, कम से कम खाने की कमी तो बिल्कुल नहीं होती थी. He, his family and his servants always looked happy and prosperous. He यानी बेकर, ये जो बेकर है, और उसकी फैमिली, his family, और उसके जो नौकर चाकर होते थे जो और उसको हेल्प करते थे ब्रेड बेक करने में, हमेशा खुश रहते थे, दिखते थे और काफी समृद्ध थे, प्रॉस्पेरस थे. और वो कैसे दिखता था? देयर प्लम्प फिजिक, उनके जो गोल मटोल जो उनका एक शारीरिक जो ढांचा था या संरचना था, वो एक ओपन टेस्टिमोनी यानी गवाह थी इस बात की, टू दिस, कि वो खाते पीते घर के हैं, यानी कि उन्हें पैसे की कमी नहीं है. एंड इवन टुडे any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker.
तो ऑथर कह रहे हैं कि आज भी जब कोई व्यक्ति बिल्कुल जैकफ्रूट यानी कटहल के तरह बिल्कुल गोल मटोल उसकी शारीरिक अपीयरेंस हो, दिखने में हो ना, तो लोग कहते हैं कि ये जरूर कोई बेकर ही होगा, यानी ब्रेड बनाने वाला। ये इतना हृष्ट पृष्ट या गोल मटोल सा ये दिख रहा